चलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा, अब हमें आज का जो टॉपिक पढ़ना है दैट इज सॉलिड स्टेट। ठीक है, सॉलिड स्टेट में क्या क्या है, ठीक है, आपको मालूम है ना, मैटर की 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब इसमें सॉलिड स्टेट को अब हमें स्टडी करनी है। बच्चों, बेसिकली सॉलिड का मतलब क्या है? डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, इसे सॉलिड कहते हैं। ठीक, अब हमें पढ़ना क्या है कि ये बेसिकली सॉलिड के अंदर क्या क्या है। जैसे 11th से आपने एक पढ़ा था गैसियस स्टेट, तो गैसियस स्टेट में क्या पढ़ा था अगर आपको याद हो? गैस के लॉ होते हैं, गैस लॉ याद है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। तो क्या सॉलिड के अंदर भी कोई लॉ है? सॉलिड के अंदर भी कोई अरेंजमेंट है या नहीं है? तो सॉलिड को डिस्कस करना है पूरे, ठीक है, इसकी डेंसिटी को, इसके अंदर कोई डिफेक्ट है उसको, इस चैप्टर में ये पढ़ना है। तो पहले एक जनरल पॉइंट, सॉलिड किसे कहते हैं या सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या है। एनसीईआरटी में 5 या 4 प्रॉपर्टी दे रखी है, चारों प्रॉपर्टी क्लियर होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी, इट हैज डेफिनेट मास, डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम। मास, शेप, वॉल्यूम डेफिनेट है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस वीक, ठीक है। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस शॉर्ट है, वीक नहीं कहेंगे, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस शॉर्ट है यानी पास में है। और इनमें मोशन कौन सा होता है, ये पार्टिकल कौन सा मोशन शो करते हैं? इट शोज ओनली वाइब्रेशनल मोशन। तो ये ध्यान रखना है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सॉलिड के जो पार्टिकल हैं ये अपनी पोजीशन में सिर्फ वाइब्रेट करते हैं और लौट के वहीं आ जाते हैं। क्योंकि ये वाइब्रेशनल मोशन शो करते हैं इसीलिए इनकी शेप डेफिनेट है, क्योंकि ये अपनी जगह छोड़ ही नहीं रहे। और अगर इन्होंने अपनी जगह छोड़ दी होती, कोई नई जगह पे चले गए होते, नई शेप आ गई होती। क्योंकि सॉलिड हैज ओनली ऑसिलेशन और वाइब्रेशन मोशन, देयरफॉर इट हैज डेफिनेट शेप। वर्ड क्लियर है? जैसे बेटा हम हैं, हंसे, हे, वापस आ गया मुंह। अब क्योंकि ये वापस यहीं आ गया इसीलिए शेप वैसी दिख रही है। अगर ये हंसने के बाद कहीं और चले गए होते, शेप बदल गई होती, ठीक है। तो ये वाइब्रेशन हुआ, वापस आ गया तो शेप वही है, वापस नहीं आ रहा तो शेप बदल जाती है, जैसे लिक्विड और गैसेस में होता है। क्लियर है? ये रिजिड है, इनकम्प्रेसिबल है। तो पहली हेडिंग जो हमारी है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड। हेडिंग लिखिए बेटा आप लोग, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड, ठीक है। अब बच्चों साथ साथ में डिक्टेशन भी चलेगा, तो आपको लिखना भी पड़ेगा। कॉपीज निकाल लीजिए, नोटबुक निकाल लीजिए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड, पहला कैरेक्टर लिखें बेटा जल्दी से। दे हैव डेफिनेट मास, शेप एंड वॉल्यूम। दे हैव डेफिनेट मास, शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड का मास, शेप और वॉल्यूम सब चीजें डेफिनेट है। बस खाली डिस्कस करेंगे, लिखेंगे नहीं। लिक्विड में क्या डेफिनेट है? लिक्विड में क्या डेफिनेट है? वॉल्यूम डेफिनेट है, लेकिन शेप डेफिनेट नहीं है। और गैसेस में ना तो वॉल्यूम डेफिनेट है और ना ही शेप डेफिनेट है। क्लियर? मास तो सभी का डेफिनेट होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। सॉलिड्स में क्या कहेंगे? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। लिखो बेटा IMF या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, आर। क्या लिखोगे बेटा? आर। वेरी गुड, स्ट्रॉन्ग, हाई, एक ही बात है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो पहला पॉइंट आपने लिखा डेफिनेट क्या है, दूसरा पॉइंट लिखा IMF, और इसको आप कह सकते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, कॉमन सेंस, ये बहुत शॉर्ट है। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस वेरी शॉर्ट। नेक्स्ट पॉइंट, यहां मोशन कैसा है वो लिखना है, लिखें पार्टिकल्स कैन ओनली ऑसिलेट और वाइब्रेट। Particles can only oscillate or vibrate through their mean position. Particle can only oscillate or vibrate through their mean position. That is, cannot leave their position. That is, cannot leave their position. ठीक है। Last, they are rigid and incompressible.
दे आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल। ये रिजिड है, इनकम्प्रेसिबल है। तो ये आया बच्चों सॉलिड जिसे हमें पढ़ना है। ठीक है, अब सॉलिड जिनसे मिलके बना है उसको हम इस चैप्टर में बार बार कहेंगे सीपी। सीपी वर्ड से बोलेंगे, इसकी फुल फॉर्म होगी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ठीक है, व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जिससे ये मिलके बना है। ये भी और डिटेल में आ जाएगा कि जैसे अगर आप कोई भी सॉलिड देख रहे हैं, नमक देख रहे हैं, तो नमक के अंदर जब कैमरा लगा के या माइक्रोस्कोप लगा के टेलीस्कोप लगा देख रहे होंगे तब क्या दिखेगा, Na आयन और Cl आयन दिखेंगे। तो वो जो Na और Cl आयन दिखे वो आयन पार्टिकल होगा इसके कॉन्स्टिट्यूएंट। ग्लूकोज के अंदर देखा आपने C6H12O6 दिख रहा है, वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो इसका क्या कहलाएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ठीक है, तो सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट के बेसिस पर कितने टाइप का है। तो सबसे ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, सॉलिड्स को क्लासिफाई कर रहे हैं। पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। जो सॉलिड मिलके जिनसे बना है उनका अरेंजमेंट कैसा है। दो तरह का सॉलिड है बच्चों इसमें, एक कहलाता है क्रिस्टलाइन और एक कहलाता है एमॉर्फस। क्या वर्ड है, नाम से देखो, वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अदर इज एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, वर्ड नाम से ही क्लियर हो जाने चाहिए क्या कहना चाह रहे हैं। हेडिंग क्या है हमारी, हेडिंग अगर आपने लिख ली तो अच्छी बात है। क्या हेडिंग है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, पोजीशन या अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ constituent particle, arrangement of constituent particle। दो टाइप के हैं, एक कहला रहा है क्रिस्टलाइन और एक कहला रहा है एमॉर्फस। ठीक है, एक तरफ क्रिस्टलाइन लिख लो, एक तरफ एमॉर्फस लिख लो, तो हम डिस्टिंग्विश कर लेंगे साथ में, टू टाइप्स, क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस। ठीक है बेटा, अब बच्चों पहले इसे समझ लो फिर एक ही साथ लिखते जाइएगा। चाहे बेटा ए मॉर्फ, ये जो वर्ड आया ना मॉर्फ, ये होता है अपीयरेंस के लिए। बायो वाले बच्चे जैसे पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी ब्रांच, तो एक्सटर्नल अपीयरेंस की ब्रांच बायो में पढ़ी जाती है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फ होती है अपीयरेंस। ए का मतलब है नॉट डेफिनेट, कि शेप या अपीयरेंस डेफिनेट नहीं है, यानी बार बार चेंज होती रह सकती है। जैसे ग्लास को आपने देखा, रबर को आपने देखा, तो आप जब रबर को माइक्रोस्कोप में देखोगे तो भैया रबर के पार्टिकल जिगजैग मैनर में लगे, कोई डायरेक्ट डेफिनेट पैटर्न में नहीं लगे। क्रिस्टलाइन का मतलब क्या है, जैसे कई बार पढ़ाते समय कहते हैं ना कि क्या समझ में आया, इज इट क्रिस्टल क्लियर। तो क्रिस्टल या क्रिस्टल क्लियर का मतलब क्या है, वेल डिफाइंड, एकदम वेल डिफाइंड है, डेफिनेट है और कोई ना कोई नाम है उसका। तो क्रिस्टलाइन में हम क्या कह रहे हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल are arranged in a definite pattern। एक बेटा definite pattern में arrange है। What is the meaning of definite pattern? They have a regular 3-dimension geometry. They are arranged in definite pattern giving rise to a definite geometry। लिखते जाओ, बात नहीं करें। They are arranged in a definite pattern giving a डेफिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, एक इनकी पर्टिकुलर शेप या ज्योमेट्री होगी, जैसे टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है, ऐसे वर्ड होते हैं ना। जैसे SiO2 क्वार्ट्स में होता है, क्वार्ट्स में जो SiO2 होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, यानी एक सिलिकॉन से 4 ऑक्सीजन लगी है और टेट्राहेड्रली लगी है, तो यहाँ एक ज्योमेट्री आएगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अरेंजमेंट नॉट डेफिनेट और रेगुलर, और रेगुलर, कोई रेगुलरिटी है ही नहीं, कोई पैटर्न है ही नहीं। इरेगुलर पैटर्न है तो एमॉर्फस है, और एकदम रेगुलर पैटर्न है तो वो क्रिस्टलाइन। जैसे डायमंड है, डायमंड में कार्बन से 4 कार्बन टेट्राहेड्रली लगे होते हैं, तो जितना भी कहीं से भी डायमंड उठा के देख लीजिए, चाहे किनारे का पीस हो, मिड का हो, कहीं का भी,
एक कार्बन से 4 कार्बन ही लगे होंगे, टेट्राहेड्रली ही लगे होंगे, ठीक है। जबकि ग्लास के अंदर या ग्रेफाइट या चारकोल के अंदर कार्बन है, उसी चारकोल का डायमंड बना है, उसी कार्बन से चारकोल बना है, लेकिन जहां इर्रेगुलर अरेंजमेंट है तो वो एमॉर्फस या चारकोल बन जाता है, जहां एकदम रेगुलर डेफिनेट पैटर्न अरेंजमेंट होता है तो वो डायमंड बन जाता है। वर्ड समझ में आ रहा है? क्लियर है? प्रॉपर अरेंजमेंट है तो डायमंड में भी चेंज हो जाता है, और प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है तो कोयला बन जाता है। यही लाइफ का नियम है, कायदे से रहोगे, प्रॉपरली काम करोगे, डायमंड की तरह शाइन करोगे, और इरेगुलरिटी रखोगे, कोई डिसिप्लिन नहीं रखोगे, अनसंट रखोगे अपने आप को, तो कोयला बन के रहोगे। इज इट क्लियर? नाउ चॉइस इज योर। पहला पॉइंट आंसर क्लियर है, ठीक। सेकंड पॉइंट, बेटा इसके अंदर क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर अगर हम कटिंग या क्लीवेज की बात करें कि इसे काटेंगे तो कैसे कटेगा, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड हमेशा एक स्मूथ सरफेस में कटता है। यानी अगर हमने शार्प एज टूल से काटा तो जो न्यूली जनरेटेड सरफेस होंगी वो स्मूथ होंगी, यहाँ स्मूथ आएगा। जबकि इसके अंदर जब आप शार्प एज टूल से काटेंगे तो कितने भी शार्प एज टूल से काटो वो स्मूथ सरफेस नहीं आएगी, रफ सरफेस आएगी। यानी न्यूली जनरेटेड सरफेसेस आर रफ, न्यूली जनरेटेड सरफेसेस आर स्मूथ। ऐसा क्यों? क्योंकि क्रिस्टलाइन में हम कह रहे हैं ये प्लेन्स में अरेंज थे, और ये पूरा का पूरा प्लेन निकल के अलग हो गया, जबकि यहाँ प्लेन्स के बीच में अरेंज थे। और अगर ये प्लेन्स में अरेंज ही नहीं है, बीच बीच में भी है, तो जब आप काटोगे तो एटम तो बीच से कट नहीं सकता, और अगर एटम बीच से कट नहीं सकता तो तिरछा मिर्चा कटेगा। जैसे रबर होती है बेटा, आपने कई बार देखा भी है ये एग्जाम्पल, 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड, आप रबर लेके गए स्कूल में, एक रबर और 2 बच्चों को चाहिए, तो बांटते तो ही है ना, दोस्त की मदद पर जन्म सिद्ध अधिकार है, परम अधिकार मानते हैं हम, ठीक है। और कैसे बांटते हैं? कई बच्चों में ब्लेड होता है, ब्लेड से काट लेते हैं। जब भी आपने रबर काटी हो तो आपको पता होगा जहां से आपने रबर कट की है वो सरफेस कभी भी स्मूथ नहीं कटेगा, एकदम स्मूथ नहीं हो सकता। और दूसरा सरफेस जो फैक्ट्री मेड है वो बात अलग है, वो एकदम स्मूथ आ रहा होगा, लेकिन ये स्मूथ नहीं आएगा क्योंकि ये रबर काय में थी, एमॉर्फस में थी, और अगर कोई क्रिस्टलाइन चीज होती तो वो स्मूथ में कट सकती थी। बोलो क्लियर है? कटिंग में कोई प्रॉब्लम? तो पहला पॉइंट हुआ अरेंजमेंट, एक में रेगुलर या डेफिनेट, दूसरे में इररेगुलर। किसमें रेगुलर ज्योमेट्री है, एक वेल डिफाइंड ज्योमेट्री है क्रिस्टलाइन में, किसमें नॉट डिफाइंड ज्योमेट्री है एमॉर्फस में। कुछ भी ज्योमेट्री आ सकती है, कभी कुछ कभी कुछ। कटिंग या क्लीवेज, इसमें क्लीवेज क्या कहेंगे? स्मूथ। व्हेन वी कट विद अ शार्प एज टूल द न्यूली जनरेटेड सरफेसेस आर स्मूथ। तो ये पॉइंट समझने वाला है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या कोई क्वेश्चन बनेगा तो उसके लिए है। तो न्यूली जनरेटेड सरफेसेस आर स्मूथ, व्हाई? बिकॉज दे आर अरेंज इन प्लेन। न्यूली जनरेटेड सरफेसेस आर रफ, ये रफ होंगे, व्हाई? बिकॉज द एटम्स आर अरेंज इन बिटवीन द प्लेन। ये प्लेन में अरेंज नहीं है, बीच बीच में भी है, और इसलिए ये रफ है। बोलो क्लियर है? नेक्स्ट तीसरा पॉइंट, बेटा अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डेफिनेट है, कैरेक्टरिस्टिक है। बेटा डेफिनेट है और कैरेक्टरिस्टिक है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक। पॉइंट समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे ग्राफ की भाषा में अगर आप समझें तो बेटा ये एक मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, क्लियर, और इसमें यहां से मैंने हीट करना जब शुरू किया, इस पॉइंट पे आके सॉलिड पिघलने लगा, ठीक है। तो इस एक्सिस पे मैंने दिखा रखा है टेम्परेचर, इस एक्सिस पे दिखा रखी है एनर्जी जो दे रहे हैं, यहाँ टेम्परेचर चल रहा है या एनर्जी। इस पॉइंट पे आया तो ये पिघलना शुरू हुआ, और इसके बाद टेम्परेचर कांस्टेंट, बाद में टेम्परेचर बढ़ा। तो बेटा क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे कि यहां से लेके यहां तक ये एनर्जी जो दी ये कहलाएगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, पिघलाने के लिए दी गई हीट। और इस समय बिल्कुल भी टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, और ये टेम्परेचर इसका क्या है? मेल्टिंग पॉइंट। यानी जब मेल्टिंग पॉइंट आएगा उस समय सॉलिड लिक्विड में बदलना शुरू हो जाएगा, और तब तक टेम्परेचर बिल्कुल नहीं बदलेगा जब तक सारा का सारा सॉलिड काय में नहीं बदल गया हो, लिक्विड में। ऑल द सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। तो यहाँ पे ये जो लाइन आ रही है स्ट्रेट लाइन, इस समय
टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, और सारी एनर्जी काहे में जा रही है, पिघलाने में, हीट ऑफ फ्यूजन में। तो इसकी डेफिनेट या कैरेक्टरिस्टिक ही एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी है। तो मेल्टिंग पॉइंट डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक है, ऐसे ही एंथैल्पी भी डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक है। मतलब अगर डायमंड की एंथैल्पी लेट सपोज 4556 वैल्यू है, तो जब भी किसी कंपाउंड की 4556 आपको दिखे एंथैल्पी, तो मोस्ट प्रोबेबली वो डायमंड ही होगा। क्लियर, मोस्ट प्रोबेबली वो डायमंड ही होगा। कैरेक्टरिस्टिक कहने का मतलब ये होता है कि ये और कोई नहीं, ये वही है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्लियर हो गया, तो ये डायमंड ही होगा, ऐसा हम कह रहे हैं। फिलहाल ये ग्राफ था आपका क्रिस्टलाइन का। एमोर्फस का यही वाला अगर ग्राफ बनाए, दैट मींस ये रहा टेम्परेचर, ये रहा एनर्जी, यहां से हीट किया, अब पिघलना शुरू हुआ, इस पॉइंट पे पिघल रहा और अभी भी पिघल ही रहा है, यहां से यहां तक ये पिघलता गया। तो क्या चीज आपको दिख रही है, क्या चीज दिख रही है कि यहाँ टेम्परेचर भी बदल रहा है और एनर्जी भी देनी पड़ रही है। टेम्परेचर भी बदल रहा है और एनर्जी भी देनी पड़ रही। तो भैया बताओ, क्या इस समय जो एनर्जी दे रहे हो ये खाली पिघलाने में जा रही है, ये वाली एनर्जी खाली पिघला रही है, फिजिकल स्टेट चेंज कर रही है? भैया ये फिजिकल स्टेट के साथ साथ टेम्परेचर भी चेंज कर रही है। तो यहाँ दोनों काम हो रहे हैं ना। तो क्या यहाँ जो हीट दोगे उसे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कह सकते हो, क्योंकि फ्यूजन का मतलब तो पिघलाने के लिए दी गई कितनी एनर्जी है। तो यहाँ जो एनर्जी दे रहे हो वो पिघलाने के साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ा रही है। तो एमोर्फस में पहली बात, मेल्टिंग पॉइंट रेंज में हो गया, यहां से लेके यहां तक ये एक रेंज आ गई, मतलब पिघलना शुरू हुआ 50 डिग्री से 70 डिग्री तक पिघलता ही रहा। तो एमोर्फस का मेल्टिंग पॉइंट काहे में आया, रेंज में आया, एक बात। और दूसरी बात, एमोर्फस में एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डेफिनेट नहीं है। कभी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन 50 जूल लगेगी, कभी 70 लगेगी, कभी 90, कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं होगी। क्लियर है, लिखें। क्रिस्टलाइन में अगर आपने लिखा है मेल्टिंग पॉइंट, तो आप क्रिस्टलाइन में लिख चुके होंगे दे हैव डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक मेल्टिंग पॉइंट। एमोर्फस में लिखेंगे नॉट डेफिनेट या इन रेंज, या फिर बुक्स में जैसे लिखा होता है ना वो पॉइंट, इट ग्रेजुअली सॉफ्टन्स देन मेल्ट। पहले ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, फिर धीरे धीरे मेल्ट होता रहता है। तो इट ग्रेजुअली सॉफ्टन्स देन मेल्ट, सॉफ्ट होने के साथ साथ मेल्ट होता रहता है। कहने का मतलब वही है कि जब ये मेल्ट हो रहा है उस समय टेम्परेचर भी बदल रहा है। ठीक है, तो यहाँ मेल्टिंग के समय टेम्परेचर चेंज होता है, ये ध्यान रखना है। और अगला पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इज नॉट डेफिनेट। यहाँ में पिघलाने के लिए जो एनर्जी देंगे वो डेफिनेट नहीं होगी। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन काम सही करेगा। एक मिनट बच्चों हैं, इतने पॉइंट्स को जरा सा रिवाइज कर लो भैया, जब तक मैं इसे मोड बदल के हवाई जहाज पे ले जाऊं। वो कहाँ गए मेरे हवाई जहाज? चलो क्लियर है, ठीक है, इतने पॉइंट तो आपको क्लियर है। क्रिस्टलाइन एमोर्फस में क्या क्या अंतर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसके बाद और क्या अंतर है क्रिस्टलाइन एमोर्फस में। बच्चों, क्रिस्टलाइन वाले सॉलिड को हम कहते हैं ट्रू सॉलिड। ये वाले कायदे के सॉलिड हैं, इसे ट्रू सॉलिड कहा जाता है। और इन्हें कहते हैं हम बेटा सूडो सॉलिड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सूडो सॉलिड? सूडो मतलब हमेशा फॉल्स वर्ड के लिए यूज होता है, तो कहने के लिए तो सॉलिड हैं बट दे आर फॉल्स सॉलिड। और इन्हें बच्चों कई जगह कहा जाता है सुपर कूल्ड लिक्विड भी। दे आर फॉल्स सॉलिड या फिर ये कहलाते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। तो एमोर्फस आर फॉल्स सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक है, द
ग्लास के लिए क्वेश्चन आता है व्हाई ग्लास इज नोन एज सुपर कूल्ड लिक्विड, तो कुछ बच्चे आंसर लिख देते हैं ग्लास इज एमॉर्फस देयरफॉर इट इज सुपर कूल्ड लिक्विड, लेकिन ज्यादा अच्छा आंसर होता है कि ग्लास फ्लोज ड्यू टू इट्स ओन वेट, मतलब ये जो कांच है ये ग्रेविटी की वजह से और इसका अपना भी वजन बहुत है तो ये धीरे धीरे नीचे की ओर बह रहा है। तो अगर ये नीचे की ओर बह रहा है तो ऊपर से पतला हो जाएगा, नीचे से मोटा हो जाएगा, इनवेरिएबली थिक हो जाएगा। और क्योंकि ये बह रहा है तो फ्लूइड की तरह काम कर रहा है और फ्लूइड को ही हम लिक्विड कहते हैं। तो ग्लास इज नोन एज सुपर कूल्ड लिक्विड एज इट हैज एबिलिटी टू फ्लो विद ए वेरी स्लो रेट, बहता है लेकिन बहुत धीरे बहता है। इसीलिए द ओल्ड विंडो पैन, जो शीशे होते हैं बाबा आदम के जमाने की जितने भी वो बने हुए हैं पुराने मकान, उनके वो जब हवा चलेगी चिटपिट चिटपिट आवाज आएगी। क्यों आएगी आवाज? क्योंकि वो शीशे नीचे से तो ज्यादा मोटे हो गए हैं, ऊपर से पतले हो गए हैं, तो ऊपर से उनकी पकड़ कमजोर हो गई, तो हवा से वो हिलेंगे तो आवाज करेंगे। इज इट क्लियर? फिलहाल एक क्वेश्चन ये आपका तैयार हो जाना चाहिए कि व्हाई ओल्ड विंडो पैन मेक्स नॉइज। ठीक है, ओल्ड विंडो पैन में नॉइज क्यों आती है? तो उसका आंसर क्या है? इट इज इनवेरिएबली थिक, मोर थिकर एट बॉटम एंड लेस एट टॉप। ठीक है, अच्छा बेटा अगला, बेटा इसमें कहा जाता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर है और इनके अंदर है बच्चों शॉर्ट रेंज ऑर्डर। आई होप सो आपको मालूम है रेंज का मतलब क्या होता है। रेंज, ठीक है, फिजिक्स में भी आपने पढ़ा है और आई होप सो कौन सा चैप्टर, प्रोजेक्टाइल मोशन में फिजिक्स में 11th में याद होगा, रेंज कितनी दूर तक गया। तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर मतलब अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो उसमें ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है काफी दूर तक, और एमॉर्फस में अरेंजमेंट होता ही नहीं है, रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता, और बाई चांस अरेंजमेंट दिखेगा भी तो थोड़ी बहुत दूर के लिए दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। इसको कहते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर्ड, मतलब ऑर्डर्ड अरेंजमेंट थ्रू इन ए स्मॉल रेंज, और यहाँ ऑर्डर्ड अरेंजमेंट थ्रू आउट द क्रिस्टल। बोलो क्लियर है? मेन पॉइंट जो सबसे ज्यादा बच्चों का गलत होता है वो पॉइंट क्या है बेटा? इसके बाद एक पॉइंट है जो बच्चों का गलत होता है, वो है एमॉर्फस वाले होते हैं आइसोट्रोपिक और क्रिस्टलाइन वाले होते हैं एन आइसोट्रोपिक। तो ये वाला एक पॉइंट जरा ठीक से याद रखिएगा, बच्चों से गलती क्यों हो जाती है, क्योंकि क्रिस्टलाइन की बड़ी देर से तारीफें चल रही हैं, ये भी अच्छा वो भी अच्छा, सब कुछ क्रिस्टलाइन का अच्छा, ठीक है, तो ऐसा लगता है कि एमॉर्फस में सब कुछ बुरा। तो जब ये वाला वर्ड आता है आइसोट्रोपिक और वो उसे ए से एमॉर्फस, ए से एन आइसोट्रोपिक, और एन का मतलब ऐसे लगता है ना काम चलाऊ या बेकार मामला है, तो कहने लगता है एमॉर्फस वाले एन आइसोट्रोपिक है, जबकि है उल्टा, एमॉर्फस वाले क्या है आइसोट्रोपिक और क्रिस्टलाइन क्या है एन आइसोट्रोपिक। पहले इसका मतलब समझते हैं बेटा। इसका मतलब होता है आइसो मतलब पूरी केमिस्ट्री फिजिक्स बायो कहीं पे भी आए सेम, बहुत सारे वर्ड आपने पढ़ रखे हैं, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोडायफर, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक, बहुत सारे, तो कहीं पे भी सोच ला आइसो मतलब सेम है। यहाँ ट्रॉपिक ये बायो से वर्ड है, ट्रॉपिक टेक्टिक वर्ड बायो के होते हैं मूवमेंट के। तो यहाँ पे अगर हम इस डायरेक्शन में जाएं, इस डायरेक्शन में जाएं या इस डायरेक्शन में जाएं, यानी किसी भी डायरेक्शन में चल दें, हर डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कंडक्टिविटी, ये हर डायरेक्शन की सेम होगी एमॉर्फस में। तो सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। जबकि यहां क्या कहते हैं कि ये वाली प्रॉपर्टीज में डिफर, जरूरी नहीं है हमेशा डिफर होगी, में डिफर इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में ये प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकती है। तो क्रिस्टलाइन में अलग डायरेक्शन में प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? अलग, जबकि एमॉर्फस में हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम। जैसे आपने ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिजिक्स में पढ़ा होगा 3/2 होता है, तो ग्लास कैसा भी हो, कहीं का भी हो, हर जगह उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2। बोलो क्लियर है? और रेजिस्टेंस की तो आपको मालूम होगा मेटल के अंदर रेजिस्टेंस लेंथ में, अगर आप मेजर कर रहे हैं डायमीटर की तरफ मेजर कर रहे हैं तो अलग अलग आता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। दैट मींस
यहाँ अलग डायरेक्शन प्रॉपर्टी अलग हो सकती है, जबकि यहाँ सारे डायरेक्शन, पहले तो ये हुआ जनरल पॉइंट। अब आया कंसेप्ट। आपसे क्वेश्चन वो ये पूछेगा कि भाई एमॉर्फस में चीजें रेगुलर हैं या इर्रेगुलर? आप कहेंगे इर्रेगुलर है। बोले चीजें इर्रेगुलर है लेकिन प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन में रेगुलर है, क्या मतलब क्या है? क्वेश्चन समझ में आ गया? यहाँ चीजें तो इर्रेगुलर लगी हैं और हम कहते हैं प्रॉपर्टी हर जगह रेगुलर है। यहाँ का क्वेश्चन क्या है? बोले तुम कह रहे थे क्रिस्टलाइन में सब ऑर्डर्ड लगे हैं, सब कायदे से लगे हैं, एकदम डेफिनेट अरेंजमेंट है, लेकिन प्रॉपर्टी तो अलग डायरेक्शन में अलग आ रही है, ऐसा क्या है? समझ में आ रहा है क्वेश्चन? तो इसका आंसर सुनिए क्या है। यहाँ पे जो भी इरेगुलरिटी है, जो इरेगुलरिटी यहाँ है वही इरेगुलरिटी हर डायरेक्शन में है, यानी ऑल डायरेक्शंस हैव सेम इरेगुलरिटी। ठीक है, इरेगुलरिटी हर तरफ एक जैसी है। जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ अलग अलग डायरेक्शन का अरेंजमेंट कई बार अलग अलग हो सकता है। जैसे आयनिक सॉलिड में अगर समझाएं, आयनिक सॉलिड में जल्दी समझ में आएगा, इसलिए एनसीईआरटी ने भी आयनिक में ही समझाया है। तो बेटा आयनिक सॉलिड में अगर आप इस डायरेक्शन में देखेंगे आपको अल्टरनेट आयंस दिखेंगे, उल्टे आयंस देखेंगे, लेकिन अगर आप इस डायरेक्शन में देखेंगे तो आपको एक जैसे एनाइन दिख रहे हैं, फिर एक जैसे कैटाइन दिख रहे हैं। तो अलग अलग डायरेक्शन में, अब ये अपनी जगह चेंज भी नहीं कर सकते, अलग अलग डायरेक्शन में अरेंजमेंट अलग अलग हो सकता है, और क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग अरेंजमेंट है इसलिए प्रॉपर्टी अलग अलग हो सकती है। यहां हर डायरेक्शन में इरेगुलरिटी है, लेकिन वो इरेगुलरिटी सेम है हर डायरेक्शन। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि amorphous solids are irregular but they show isotropy, why? तो आपका आंसर होगा same irregularities in all direction. Why they show isotropy? Because they have same irregularity in all direction. फिर वो क्वेश्चन के crystalline solid are isotropic, sorry, crystalline solid are regular arranged but anisotropic. तब आपका आंसर होगा in different direction arrangement may differ. अलग अलग डायरेक्शन में अरेंजमेंट क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत? अब इसे एक एग्जाम्पल से समझो बेटा, इसे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिए, शायद तुरंत आपके दिमाग में चला जाए, हिट हो जाए क्या कहना चाह रहे हैं। बेटा सपोज आपके पास ना, आपने एक क्यूब टाइप के बना रखे हैं छोटे छोटे से, ठीक है, एक आपने ये क्यूब टाइप का बना रखा है चॉकलेट का, यहाँ चॉकलेट है, ठीक है, और एक और आपने क्यूब बनाया बिल्कुल वैसा ही, बट इट इज ऑफ ग्रीन चिली, हरी मिर्च लाल मिर्च मिला के, तो ये ग्रीन चिली का क्यूब है, ठीक है। तो आपने छोटे छोटे पीसेस बनाए हैं, एक प्योर चॉकलेट का है और एक काय का है, चिली का है। तो यहाँ पे ये प्लस वाले चॉकलेट है, माइनस वाले चिली, समझ में आ गया? डन। तो ये चॉकलेट और चिल्ली रखते हैं। अब आपने क्या किया, किसी मित्र के सामने इसे काटा, और काटने के बाद ऑब्वियसली आपने ऐसे काटा, ठीक है, ऐसे काटा और ऐसे काटा। ये प्लस वाली स्ट्रिप आप खुद खा गए, माइनस वाली स्ट्रिप आपने उठा के उसे दे दी। क्या दोनों को टेस्ट सेम आएगा? अलग अलग आएगा, जबकि एक ही जगह से कर रहे हैं और अरेंजमेंट रेगुलर है। अच्छा दूसरा क्या है, आपने यही चिल्ली और ये जो है मिक्सी में लेके पीस दी। जब आपने इसको क्रश कर दिया, पीस दिया, दोनों मिक्स हो गए एकदम, और जब दोनों मिक्स हो गए तो इतनी ही जगह में आपने इन्हें अरेंज कर दिया, इतनी जगह पे लगा दिया पीसने के बाद। अब कहीं से टुकड़ा काट के खा लो, चाहे तुम ये वाला टुकड़ा खाओ, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, हर टुकड़े का स्वाद कैसा आएगा? एक जैसा। तो रेगुलर कहां थे? यहां रेगुलर थे, लेकिन उस रेगुलर की वजह से अलग अलग डायरेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी क्या आ सकती थी? अलग अलग। जहां इरेगुलर थे, लेकिन हर डायरेक्शन की इरेगुलरिटी क्या है? एक जैसी। बोलो क्लियर है? इसका जो सबसे मेन एग्जांपल है वो है ग्लास, कांच। बेटा ग्लास बना है SiO2 का, एनसीईआरटी में देखिएगा भी जरूर, और SiO2 से ही एक और चीज बनी है जिसका नाम है क्वार्ट्ज, ठीक है। SiO2 से दो चीजें बनी हैं, एक ग्लास और एक क्वार्ट्ज। अंतर क्या है? जब SiO2 का अरेंजमेंट एकदम रेगुलर ऐसे चल रहा होगा, जब आप एनसीईआरटी उठा के देखोगे तो आपको ऐसा अरेंजमेंट दिख जाएगा, तो ये क्वार्ट्ज कहलाएगा। क्वार्ट्ज ऐसा मान लो आप, नदी की जो रेत होती है ना, जिसमें चमकते हुए पार्टिकल दिखते हैं, ठीक है, रेता जिसमें होता है, वो क्वार्ट्ज है। बहुत हार्ड भी होता है, एब्रेसिव होता है, कट कर सकता है। और ये है ग्लास, यहां ये ऐसे,
आप एनसीईआरटी देखिएगा, आपको शेप दिख जाएंगी, ये ऐसे है। और हर जगह यहाँ सपोज एक एसआई लगा है ना, तो यहाँ भी ओ है, यहाँ भी ओ है, और एक ओ पीछे होगा, तो हर जगह एक एसआई से 4 ओ लगे होंगे। इसमें भी ऐसा ही होगा, लेकिन अंतर क्या होगा, इसमें इरेगुलरिटी है और इसमें क्या है, रेगुलरिटी। और वो जो नदी की रेत का एग्जांपल दे रहे हैं, वो चमकीले पार्टिकल हैं, चमकते हैं, ठीक है, और कांच ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। तो इस पे एक क्वेश्चन ये बना हुआ है कि जो ओल्ड मोन्यूमेंट्स हैं, बाबा आदम के जमाने की कोई चीज कांच की है, तो उसमें कई जगह बीच बीच में मिल्की स्पॉट आ जाते हैं, क्यों? वाई डू ओल्ड मोन्यूमेंट ऑब्जेक्ट हैव मिल्की स्पॉट्स? वो बाबा आदम के जमाने की चीजों में मिल्की स्पॉट क्यों दिखता है? तो उसका आंसर क्या है कि ये तो थे कांच, लेकिन ये बह रहे थे, ये कांच बह रहा था। अच्छा भाई, बहते बहते कहीं ना कहीं तो ये अरेंजमेंट आ सकता है कभी ना कभी, और जहां भी बहते बहते ये अरेंजमेंट आ गया तो वो क्या बन गया, क्वार्ट्ज, और क्वार्ट्ज बनते ही क्या हो गया, मिल्की। तो आपका आंसर वहां क्या लिखेंगे, वहां मत लिख के आना कि नाक बह रही है मेरी, ठीक है, बहता बहता मत लिखाना, वहां क्या लिखना है, वहां लिखना है ड्यू टू क्रिस्टलाइजेशन। ये क्रिस्टल थोड़ी है, ये क्रिस्टल है। ड्यू टू क्रिस्टलाइजेशन टेकिंग प्लेस, जहां जहां क्रिस्टलाइजेशन हो गया वहां वहां वो क्वार्ट्ज बन गया, और क्वार्ट्ज मिल्की होता है। तो ड्यू टू क्रिस्टलाइजेशन इट अपीयर्स मिल्की। और क्रिस्टलाइजेशन क्यों हो गया, ड्यू टू फ्लोइंग नेचर। अब बच्चों अगला पॉइंट इसमें जो याद रखना है वो है एग्जाम्पल। बेटा इस चैप्टर में हम जो भी कुछ पढ़ेंगे वो क्रिस्टलाइन पढ़ेंगे। एमॉर्फस की यहीं से विदाई है, मतलब एमॉर्फस को अब विदा कर दे रहे हैं, इसके बाद एमॉर्फस नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये घटिया सॉलिड है, इनको नहीं पढ़ेंगे। एमॉर्फस का आपको एक मुख्य एग्जाम्पल याद रखना है, पॉलीमर। हम जितने भी आर्टिफिशियल पॉलीमर्स बनाते हैं या नेचुरल भी, सारे पॉलीमर्स एमॉर्फस में आते हैं, ये अपने दिमाग में रखिएगा। ऑल पॉलीमर्स कम्स इन एमॉर्फस। तो जैसे उन्होंने आपसे एग्जाम्पल एनसीईआरटी में पूछ रखा है, दैट इज सेलोफेन। सेलो नाम की प्लास्टिक की कुर्सियां आती हैं, पता होगा, तो सेलोफेन। या उन्होंने पूछ रखा पीवीसी प्लास्टिक, रबर, या एक और नाम है जैसे पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल पैन, ऑर्लॉन। तो ये जितने भी पॉलीमर का अगर वो नाम दे देंगे तो आपको एमॉर्फस बोलना पड़ेगा, दे आर एमॉर्फस। अच्छा, क्रिस्टलाइन के जो भी आपको रेगुलर नाम दिखे जो इस चैप्टर में अभी आगे आएंगे, जैसे डायमंड ग्रेफाइट या नैप्थलीन, ठीक है, बेंजीन, ये सारे के सारे जो आएंगे वो क्रिस्टलाइन। यहाँ तक कि अगर CO2 भी सॉलिड फॉर्म में होगी तो वो भी काहे में होगी, क्रिस्टलाइन में होगी, ठीक है। ये अभी आ जाएगा। पहली हेडिंग एक बार जल्दी से रिवाइज करके देखिए, कोई डाउट है तो बताइए। बेटा ये क्लास है ना, ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेज करके पूछ लीजिए। क्रिस्टलाइन एमॉर्फस में कोई पॉइंट ना समझ में आया हो तो आप पूछ लीजिए। ऑब्वियसली अगर कोई ऑनलाइन में है तो आप बेटा भी अगर कुछ समझ में नहीं आया तो जल्दी पूछिए, आ गया तो अगली हेडिंग में आएंगे। एक एग्जाम्पल और लिख लीजिएगा, उसका नाम है एमॉर्फस सिलिकॉन, क्योंकि एनसीईआरटी में वो अलग से दे रखा है, एमॉर्फस सिलिकॉन। और एनसीईआरटी में दे रखा है इट इज वन ऑफ द बेस्ट फोटोवोल्टिक मटेरियल, तो वो भी लिख लीजिएगा, इट इज वन ऑफ द बेस्ट फोटोवोल्टिक मटेरियल। एमॉर्फस सिलिकॉन इज वन ऑफ द बेस्ट फोटोवोल्टिक मटेरियल। बेटा फोटोवोल्टिक तो समझते होगे ना, फोटोवोल्टिक समझते तो हो बेटा, 11th में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा है, डायरेक्ट लाइट से एनर्जी बनाने वाला। तो ये लाइट को एनर्जी में, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने के लिए यूज होता है। तो आप ये मान के चलो बेटा, जो एनसीईआरटी में है ना, तो पूछ वही, इवन आईआईटी एडवांस तक, मैं आपको एडवांस के कुछ दूंगा, पूछा उसने एनसीईआरटी से, लेकिन जब वो पूछता है तो बस उसी चीज को टिल्ट करके पूछता है, उसने ये नहीं पूछना आपसे कि अमॉर्फ मटेरियल, वो उसकी डेफिनेशन चेंज कर देगा कि बताओ ऐसा एलिमेंट, ऐसा एलिमेंट को भी चेंज करके वो कह सकते हैं, वो यूज कर सकते हैं सोलर एनर्जी से
इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने के लिए। तो वहां आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि फोटोवोल्टिक मटेरियल की बात हो रही है, कोई डाउट नहीं है पहली हेडिंग में। बच्चों दूसरा क्लासिफिकेशन है सॉलिड are of 4 types on the basis of bonding CP constituent particle। constituent particle में जो बॉन्ड होते हैं ना उसके बेसिस पे सॉलिड 4 तरीके का है। सॉलिड्स आर ऑफ 4 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन CP। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में जो बॉन्ड हैं उनके बेसिस पे सॉलिड 4 तरह का है ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। ठीक है बच्चों 11th स्टैंडर्ड में जो 4 बॉन्ड पढ़े हैं वही है। ठीक, अगर आपको याद हो 11th स्टैंडर्ड में एक हमने पढ़ा है आयनिक बॉन्ड, तो यहाँ एक होगा आयनिक सॉलिड। वहां पढ़ा है कोवेलेंट बॉन्ड, तो एक है कोवेलेंट सॉलिड। वहां पे हमने पढ़ा है मेटेलिक बॉन्ड, तो एक है मेटेलिक सॉलिड। और एक जगह हमने पढ़ा है वंडरवॉल फोर्सेस, तो वेंडर वॉल सॉलिड। तो 4 तरह का अब हम सॉलिड लिखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो ज्यादा बेटर है, इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बस 11th वाले को सिर्फ रिकॉल कर लो, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और इसको ऐसे टेबल में चाहे आप लिख लीजिएगा, चाहे एक एक करके लिख लेना। सिर्फ 4-4 पॉइंट सब में सोचने, सिर्फ 4-4। बेटा जान मुझ के ना पहला पॉइंट एग्जाम्पल, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन ज्यादा आए हैं। पहला पॉइंट एग्जाम्पल, बेटा आयनिक सॉलिड का एग्जाम्पल। 99% ह्यूमन साइकोलॉजी आयनिक सॉलिड जब बोलो सबसे पहले दिमाग में नमक ही आए। ठीक है, NaCl इसका एग्जाम्पल है। ये कैटाइन हो गया, ये एनाइन हो गया, ये नमक आ गया। इज इट क्लियर? और कोई अगर कोई कहे सॉलिड बता दो आयनिक सॉलिड, ठीक है, तो कोई भी 2 कैटाइन एनाइन जो जुड़ के एग्जिस्ट करते हैं वो बोल दीजिए। कई लोग इसी के आगे बोलते रहते हैं KCl CSCl चलेगा, CuSO4 चलेगा। कोई भी ऐसा नाम जिसमें एक कैटाइन दिख जाए, एक एनाइन दिख जाए, वो आयनिक सॉलिड है। और जरूरी नहीं है मेटल हो, मैंने मेटल नहीं कहा, ध्यान से देखिए, यहां भले तुम्हें मेटल दिख रहा हो, लेकिन अगर मैं NH4Cl कह दूंगा तो यहाँ NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है, तो बेटा मेटल तो दोनों में नहीं है। समझ में आया? लेकिन आयनिक बॉन्ड यहां भी है, तो ये NH4Cl जब सॉलिड फॉर्म में होगा तो ये सॉलिड आयनिक सॉलिड कहलाएगा। तो व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ आयनिक सॉलिड? बेटा इसका बेसिक मतलब ये होता है कि ये सॉलिड अगर रखा है और आपने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा अरेंजमेंट कैसा है, तो आपको पहले कैटाइन लगा दिखेगा, फिर एनाइन, फिर कैटाइन, फिर एनाइन, फिर कैटाइन एनाइन, ऐसे। और ये वाले जो पॉइंट्स हैं जहां आपको ये आयन लगे हुए दिख रहे हैं, इन पॉइंट का नाम केमिस्ट्री में रखा गया है लैटिस पॉइंट। यहां पे इन पॉइंट्स का नाम क्या रख दिया गया है? लैटिस। लैटिस वर्ड का बेसिक मतलब होता है फ्रेम, स्केलेटन। और लैटिस पॉइंट्स क्या है? ये स्केलेटन के वो पॉइंट्स हो गए जहां पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है। और अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आयन है तो वो वाला सॉलिड क्या कहलाएगा? आयनिक सॉलिड। तो यहां पे आप क्या कहेंगे? CP, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है? आयन। या आप ये कह सकते हैं LP पे कौन प्रेजेंट है? लैटिस पॉइंट पे कौन प्रेजेंट है? तो अब थोड़ा सा सही करना पड़ेगा, लैटिस पॉइंट पे अल्टरनेट कैटाइन एनाइन है, मतलब एक लैटिस पॉइंट पे कैटाइन होगा, अगले लैटिस पॉइंट पे एनाइन होगा, फिर कैटाइन होगा, फिर एनाइन होगा, ऐसे। तो आयनिक सॉलिड आयन से मिलके बने। पहला पॉइंट क्लियर? बेटा कौन सा फोर्स होगा इसमें? कौन सा फोर्स होगा? कॉमन सेंस हम पढ़ते आते हैं, इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, या कुछ बच्चे इसे कूलम्बिक फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इसे कूलम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह देते हैं। ठीक है, वॉट एवर द वर्ड यू कैन यूज। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि कूलम्बिक नहीं कहना चाहिए, तो उनका भी हम मान सम्मान कर लेते हैं, मत कहो तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक कह लो। ठीक है, उनसे पूछो क्यों नहीं कहना चाहिए, तो वो कहते हैं कूलम्बिक कहा गया है, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। मतलब खाली जब पॉइंट होगा तभी कहेंगे, और आयंस आर नॉट पॉइंट चार्जेस। तो भाई तू फिजिक्स अपने घर पे लगा, ये केमिस्ट्री है, यहाँ कूलम्बिक लिखेगा तो भी नंबर मिलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लिखेगा तब भी लेंगे। ठीक है, क्यों? केमिस्ट्री वालों के लिए 2 चार्जेस के बीच का अट्रैक्शन कूलम्बिक अट्रैक्शन होता है, चाहे वो पॉइंट हो या पूरी बॉडी हो, उससे हमें मतलब नहीं।
पहले 2 पॉइंट में कोई दिक्कत, 3 हो गए बल्कि, पहला हो गया एग्जाम्पल, दूसरा हो गया लैटिस पॉइंट पे है क्या, और तीसरा हो गया फोर्स कौन सा है। तीनों क्लियर है? ठीक, अब जरा सोचना, चलो एक और कर लेते हैं, एक दो और, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा? वेरी गुड, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। क्यों हाई होगा भैया? फोर्स स्ट्रॉन्ग है, तोड़ना मुश्किल है, जब ये बहुत ज्यादा पैक्ड है सॉलिड में तो इन्हें तोड़ना आसान नहीं है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई होगा। ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे, बैड कंडक्टर? अरे वेरी गुड, तो हम जो पढ़ रहे हैं वो तो सॉलिड ही है भैया, हम तो सॉलिड ही पढ़ रहे हैं ना, तो अभी सॉलिड के बारे में अगर हम कहेंगे तो आंसर होगा बैड कंडक्टर। बात आपकी सही है, मॉल्टन में गुड होंगे, एक्वस सॉल्यूशन में गुड होंगे, लेकिन सॉलिड में बैड। क्यों बैड कंडक्टर होंगे सॉलिड में? क्यों बैड कंडक्टर हैं सॉलिड स्टेट में? एक एक सब मत बोला करो, क्यों बैड कंडक्टर हैं? चलिए, लेकिन और ज्यादा क्लियर करिए कि इनका बेटा वाइब्रेशन तो सब में होता है ना? तो यहां हमें क्या कहना है, आयनिक सॉलिड में आयंस हैं, बट आयंस आर सो टाइटली पैक्ड दे डू नॉट रेडी टू कंडक्ट चार्ज और करंट। मतलब ये अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं है, देयरफॉर दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग लैटिस, ड्यू टू इमूवेबल आयन, ठीक है, या ये कहें दे डू नॉट कंडक्ट चार्ज ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयरफॉर दे आर बैड कंडक्टर। लेकिन मॉल्टन स्टेट में क्या हुआ? टूट गए, मॉल्टन पिघलाया तो बॉन्ड टूट गए, अब ये आयन घूमने लगे, आयन घूमने लगे, गुड कंडक्टर हो गए। एक्वस सॉल्यूशन में भी यही बात है, घूमने लगे, गुड कंडक्टर हो गए। लेकिन सॉलिड स्टेट में ये क्या है? बैड कंडक्टर। ठीक है, इस चैप्टर के आखिरी में आते आते इसका उल्टा क्वेश्चन होगा। इस चैप्टर के आखिरी में क्वेश्चन क्या होगा कि NaCl अगर इतना बड़ा ब्लॉक रख दें और यहां से करंट छोड़ दें, यहां हाथ लगाएं तो करंट लगेगा, प्योर NaCl में भी। ठीक है, क्यों लगेगा करंट? तुमने अभी तो कहा ये तो बैड कंडक्टर है सॉलिड में, लेकिन करंट 100% लगेगा। रख के देख लेना, करके देख लेना अपने घर में, प्लास्टिक का डब्बा लेना, उसमें पूरे में नमक भरना और एक तरफ बिजली के 2-3 तार लगा देना, या सीधा वही खंबे से तार लगा देना और दूसरी तरफ हाथ लगा लेना आराम से, फिर आप उससे चिपक जाओ। ठीक है, तो ऐसा क्यों होगा? ये इसलिए होगा, या एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, ये इसलिए होगा क्योंकि इसमें डिफेक्ट्स होते हैं। ऑल आयनिक कंपाउंड, ऑल कंपाउंड्स हैव डिफेक्ट। जितने भी, एक तो होते नहीं आइडियल कंडीशन, तो आइडियल कंडीशन तो ये है कि करंट कैरी नहीं करेंगे, बट एक्चुअल कंडीशन है सब करंट कैरी करते हैं आयनिक सॉलिड। लेकिन अब वो पूछता क्यों कैरी करते हैं, तो अब आंसर होगा डिफेक्ट। डिफेक्ट की वजह से करंट है। और एनसीईआरटी में वैल्यू दे रखी है, 1 मोल NaCl का अगर लें, यानी 6 × 10⁻23 पार्टिकल, तो 10⁻6 पार्टिकल गायब हो जाते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट हो जाता है 10⁻6। तो ये एनसीईआरटी की वैल्यू है, तो ध्यान भी रखनी है, ये डिफेक्ट में लिखाऊंगा अभी। तो आयनिक के 4 या 5 पॉइंट क्या हुए भैया? एग्जाम्पल कौन है? एग्जाम्पल सबसे पहले, एग्जाम्पल के बाद लैटिस पॉइंट पे मौजूद क्या चीज है? आयंस मौजूद है, अल्टरनेट कैटाइन एनाइन है। इसके बाद आया फोर्स कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक है, क्योंकि फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया। और बेटा उसके बाद आ गया आपका कि ये इलेक्ट्रिसिटी के कैसे कंडक्टर हैं, उत्तर आ गया बैड कंडक्टर। कोई डाउट? अब बेटा ये है कोवलेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बच्चे गलती करते हैं, बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं, मैक्सिमम। ठीक है, एक्चुअली कोवलेंट, मैं चलो कोवलेंट के साथ ही लिखाऊंगा वंडरवॉल, इन दोनों में कंफ्यूजन बहुत होता है बच्चों को, इसलिए। ठीक है, मेट्रिक को आखिरी में कर लेंगे। भैया कोवलेंट सॉलिड में क्या होता है? अरे आप लोग जहां लिखे वहीं लिखे रहने दो, आप वहां से वहां लिख देना, मैंने तो बस आमने सामने लिख दिया, जल्दी दिखेगा। कोवलेंट में क्या होता है, यहां एटम्स मौजूद होते हैं लैटिस पॉइंट पे। इसका एग्जाम्पल है ग्रेफाइट, डायमंड। ठीक है, ग्रेफाइट, डायमंड, या एक आध और लिख लेते हैं SiC, SiO2, Al(N). भैया बस इतने ही, या एक दो और एग्जाम्पल होंगे, बस यही 5-7 कोवलेंट सॉलिड है। अब पहले समझ लेना, पहले समझ लेना, बाद में लिखना, क्योंकि इसमें बच्चों की गलती क्या होती है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है मीथेन सॉलिड कौन सा है, कोवलेंट या वैन डर वाल?
अधिकतर कोवलेंट टिक कर देते। क्यों? उनके दिमाग में आता मीथेन में तो सारे बॉन्ड कोवलेंट, CO2 सॉलिड कौन सा कहते हैं? कोवलेंट। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में आता कोवलेंट बॉन्ड तो इनके अंदर है। जबकि इन सॉलिड का नाम इस बात पे नहीं पड़ा है कि इसके अंदर कौन से बॉन्ड है। ध्यान से देखो, ये किसके पे है? बिटवीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में कौन सा फोर्स है? बच्चों, वंडरवॉल सॉलिड में लैटिस पॉइंट पे, इस लैटिस पॉइंट पे पूरा का पूरा मॉलिक्यूल होता है। यहां पूरा मीथेन, यहां पूरा मीथेन, यहां पूरा मीथेन, यहां पूरा मीथेन। तो दो लैटिस पॉइंट पे मीथेन मीथेन अलग अलग मौजूद है। और जब इधर भी मीथेन है, इधर भी मीथेन है, तो फोर्स कौन सा है? कौन सा फोर्स है? कोई फोर्स नहीं दिख रहा, तो वंडरवॉल फोर्स कहलाएगा। जहां नॉन बॉन्डेड में फोर्स बताना होता है, दैट फोर्स इज नोन एज वैंडरवॉल फोर्स। तो इसीलिए ये वंडरवॉल सॉलिड में आएगा। तो सॉलिड CO2, जिसका एक नाम है ड्राई कोल्ड या ड्राई आइस, ठीक है, सॉलिड मीथेन एसेट्रा, ये इसके एग्जाम्पल है। तो जरा ध्यान रखना, ऐसा ना हो वो पूछे आयोडीन सॉलिड किस में आएगा और आपके दिमाग में आ गया आई और आई के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, तो आयोडीन को उठा के आपने वंडरवॉल कोवलेंट में रख दिया। भैया I2 एक साथ है, फिर दूसरा I2 है, तीसरा I2, लैटिस पॉइंट पे I2 है और लैटिस पॉइंट पे I2 है, तो ये कौन सा सॉलिड है? वंडरवॉल। अब जरा समझो ध्यान से, मैंने इसीलिए पहले एग्जाम्पल कहा, फिर दूसरी चीज कही, लैटिस पॉइंट पे कौन है? कोवलेंट में लैटिस पॉइंट पे एटम होते हैं, ये कार्बन 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 ऐसे है, और ये लगातार कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े रहते हैं और कई बार तो 3 डायमेंशन में कोवलेंट बॉन्ड से चलते रहते हैं। समझ में आया क्या कह रहे हैं? लैटिस पॉइंट पे कौन है? एटम। और दो लैटिस पॉइंट के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है। आया समझ में मैं क्या कह रहा हूं? दो लैटिस पॉइंट के बीच में क्या है? कोवलेंट बॉन्ड। यानी ये एक लैटिस पॉइंट कार्बन, ये एक लैटिस पॉइंट कार्बन, इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड। उसमें क्या था? इस लैटिस पॉइंट पे पूरा CO2, इस लैटिस पॉइंट पे पूरा CO2, और अब वंडरवॉल फोर्स। समझ में आया? इसलिए इस क्लासिफिकेशन का नाम क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। ये रहे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जिससे मिलके बने CP, उनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग है? तो बिटवीन द लैटिस पॉइंट बॉन्ड्स देखे जाते हैं। अब बच्चों क्लियर हुआ कोवलेंट सॉलिड और वंडरवॉल सॉलिड में अंतर। अब बताओ कोवलेंट सॉलिड के लिए वही 4 पॉइंट। पहला हुआ एग्जाम्पल, ये रहे एग्जाम्पल। दूसरा हुआ लैटिस पॉइंट पे कौन है? एटम। तीसरा हुआ फोर्स कौन सा है? कोवलेंट बॉन्ड। दो के बीच में फोर्स कौन सा है? कोवलेंट बॉन्ड। चौथा हुआ मेल्टिंग पॉइंट, बहुत ज्यादा, ज्यादा ही नहीं बहुत ज्यादा। और एक क्वेश्चन ये भी है कोर्स में कि आयनिक सॉलिड आयन से मिलके बने हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, फिर भी इनका मेल्टिंग पॉइंट कम है, इनका और ज्यादा है। डायमंड का नेचर में हाईएस्ट माना जाता है, या ग्रेफाइट उससे भी ज्यादा, सॉरी, तो डायमंड ग्रेफाइट वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट पे। क्यों? तो इसका आंसर आप जब भी ये पूछेंगे व्हाई कोवलेंट सॉलिड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, तब आप लिखा जाएगा दे हैव जाइंट स्ट्रक्चर। जाइंट, जाइंट समझ में आता ना? जाइंटेज बीमारी भी होती है, खली जिसे कहते हैं इंसानों में। तो दे हैव जाइंट स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड दे हैव डायरेक्शनल कोवलेंट बॉन्ड, डायरेक्शनल कोवलेंट बॉन्ड एक्सटेंडेड थ्रू आउट द क्रिस्टल। They have directional covalent bond extended throughout the crystal. पूरे क्रिस्टल में कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, ठीक है। इसमें बेटा इलेक्ट्रिसिटी के ये बैड कंडक्टर है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। चक्कर क्या है? ग्रेफाइट का लेयर्ड स्ट्रक्चर है, एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, और दो लेयर के बीच में एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है, विच इज टर्म्ड एज, जिसकी वजह से करंट भी आ जाती है। तो ग्रेफाइट का लेयर्ड स्ट्रक्चर है, ध्यान रखिएगा, डायमंड में नहीं है ऐसा, और लेयर की वजह से एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया, इसलिए ग्रेफाइट गुड है, बाकी सब बैड है। और ग्रेफाइट सॉफ्ट है, बाकी सब हार्ड है। ग्रेफाइट सॉफ्ट क्यों है? लेयर है, एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर क्या हो जाएगी? हिट, इसलिए ग्रेफाइट सॉफ्ट है
और बाकी सब हार्ड। ग्रेफाइट इज यूज एज लुब्रिकेंट, ग्रेफाइट को लुब्रिकेंट की तरह यूज करते हैं एट हाई टेम्परेचर। अरे जितनी आप ये ग्रीस व्रीस लगाते हैं ग्रेफाइट, आपने मशीन में डाला ऑयल, तो ऑयल तो 50-60 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे हीटअप हुई मशीन उड़ जाए, इसलिए ग्रीसिंग की जाती है मशीनरीज में। और ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट तो 3500-4000 इतने के आसपास, तो ग्रेफाइट पिघलेगी नहीं, मशीन पिघल के पानी हो जाएगी, ये नहीं पिघलेगी, बेफिक्र रहो। इज इट क्लियर? तो ग्रेफाइट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, बट ग्रेफाइट के दो एक्सेप्शन है इनसे अलग। क्या? ग्रेफाइट सॉफ्ट है और ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है, बाकी सब हार्ड है और बाकी सब दोनों टाइप के सॉलिड भी है। अब बच्चों इसमें एक वर्ड और याद रखना है कि वंडरवॉल फोर्स तीन तरह का था। वंडरवॉल फोर्स के 3 टाइप कौन से? चलिए ठीक, वेरी गुड। एक लंदन फोर्स कह सकते हैं, एक डाइपोल डाइपोल कह सकते हैं, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल कह सकते हैं। लेकिन यहां जो हमें कहना है उसको क्या है, यहां पे क्योंकि एक ही दो मॉलिक्यूल के बीच में देखना है ना, तो यहां पे हमें कहना है एक हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है बेटा। दूसरा पोलर मॉलिक्यूल हो सकते हैं, यानी पोलर वंडरवॉल सॉलिड, और तीसरे नॉन पोलर हो सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड अमोनिया, वाटर और HF इन्हीं में होता है। तो या तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा या पोलर होगा या नॉन पोलर। एग्जाम्पल याद रखना है, अगर सिर्फ वाटर आ गया मतलब आइस कह दिया उसने तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड में है, लेकिन अगर ड्राई आइस कह दिया तो बेटा नॉन पोलर में है, और अगर उसने HCl सॉलिड कह दिया तो पोलर में है। ठीक है बच्चों, बोलो क्लियर है यहां तक? ठीक। चौथा है मेटलिक सॉलिड, मेटल का कोई भी नाम सोचिए, पॉइंट सोचिए। ठीक है बच्चों, आज यहीं तक रखा।